बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7। और बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का। यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे कि शार्पनेस होती क्या है बेसिकली। इसके अलावा फ्लैटनेस, दोनों को डिस्कस करेंगे। और बच्चों, हमने ये सीखना है एक ग्राफ की हेल्प से, जो कि आपकी बुक में दिया भी गया है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस और एक जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो हम उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनके दरम्यान एक ग्राफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि रेजोनेंस है क्या। बच्चों, आपने पढ़ा था कि कोई एक बॉडी है, वो ऑसिलेट कर रही है, उसके ऊपर कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती तो वो इसी तरह ऑसिलेट करती रहेगी सेम एम्पलीट्यूड के साथ। अब उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसी ऑसिलेशंस को हम फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, और फ्रीली ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम उसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें, यानी एक बार पुश किया, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर पुश किया, फिर टाइम के बाद फिर पुश किया, अब बार बार हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते जा रहे हैं। हमारी भी फोर्स करने की एक फ्रीक्वेंसी है। और जब कभी एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती हैं, तो तब जो बॉडी है उसका ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, और उस वक्त हम उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ये रेजोनेंस का फिनोमेना है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये वाली। अब बच्चों, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, और मान लीजिए ये फ्री ऑसिलेशंस हैं। इस वक्त इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर इस वक्त एक्ट नहीं हो रही। अब अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं और हमारी फोर्स पीरियोडिक फोर्स है, ठीक है, और पीरियोडिक फोर्स है तो फिर उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसको मैं FAP यानी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कह देता हूँ। और इस सिस्टम की एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह देता हूँ। ठीक है, अब ये फोर्स अप्लाई करने वाली फ्रीक्वेंसी और इस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब ये दोनों मैच कर जाती हैं, दोनों सेम हो जाती हैं, आप यूं कह लीजिए। ठीक है, तो फिर ये बॉडी जो है वो अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ये यहाँ से ऐसे एम्पलीट्यूड को बढ़ाती रहेगी, एम्पलीट्यूड को बढ़ाती रहेगी। जैसे आप झूले को तेज़ करते हैं, एक बच्चे को बिठाने के बाद एक बार पुश किया, फिर वो वापस आया, आपने फिर पुश किया, फिर वो वापस आया, आपने फिर पुश किया, तो आहिस्ता 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 झूला तेज़ होता जाएगा और ज़्यादा होता जाएगा और दूर दूर जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने डैम्पिंग के बारे में पढ़ा था, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चों, एक सिस्टम की जो ऑसिलेशंस जब किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट करती हैं, लाइक एयर के अंदर। अब बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, किसी ऐसे मीडियम में है जो कि रेजिस्टिव मीडियम है, वो उसकी मोशन को अपोज कर रहा है। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होते थोड़ी देर के बाद बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। जैसे एक बार आप पेंडुलम को डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ देते हैं तो वो इस वक्त रेजिस्टिव मीडियम एयर है, उसके अंदर ऐसे ऑसिलेट करता करता आहिस्ता 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 एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशंस का डैम्प हो जाना। ठीक है, तो बेसिकली जिस मीडियम के अंदर ये पाया जा रहा है, लाइक एयर है, एयर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाती है इस बॉडी के ऊपर, उसकी ऑसिलेशंस को एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम करती जाती है, उसको फाइनली रेस्ट पर ले आती है। इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम। और एक सिस्टम की जो ऑसिलेशन होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव मीडियम, किसी रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी में, उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। समझें? अच्छा, अब ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होने हैं। अब मैं आपको इस टॉपिक की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, पहले ये बताता हूँ कि ये ग्राफ किस तरह से बनता है। बच्चों, बेसिकली हम यही एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये हम इस तरफ एम्पलीट्यूड लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम ले लेते हैं जी वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है फ्रीक्वेंसी, बढ़ती 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 इस तरफ को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और इस तरफ को एम्पलीट्यूड ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इस सिस्टम की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी भी वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर ये वाली जो इस पॉइंट पर जब आएगी तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है।
यहाँ पर मैं ऐसे एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ रफ सी। अच्छा, अब क्या होगा जी, देखिए सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए उस वक्त शुरू में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड इसका इतना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई करने की फोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि जब इसकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी में बहुत थोड़ा सा गैप रह जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे बढ़ते 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 जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की और हमारी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती हैं, इस सूरत में आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आप फर्दर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो इसके अंदर जो है वो डिक्रीज़ आएगा इसी तरह से, ठीक है, ऐसा ऐसा भी डिक्रीज़ रहता हुआ बहुत कम हो जाएगी, यहाँ पे आप देखें जी, ठीक है, ओके जी, एम्पलीट्यूड इस केस के अंदर बहुत कम हो जाएगी, राइट। अब आप देख लीजिए कि जैसे जैसे आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल करीब होते गए हैं ना, वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता गया और मैक्सिमम हुआ जब आप सेम उसी फ्रीक्वेंसी से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये नेचुरली ऑसिलेट कर रहा है, या इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है, राइट। अच्छा, इस तरह से ये आपको जो है वो कर्व मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर ये जो फ्लैटनेस है और ये जो हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व है, ये क्या चीज़ है, ये हमें ये बताती है। यहाँ पर देखिए, ये हमने तीन जो है वो ग्राफ बनाए इसके, हमने तीन अलग अलग मीडियम्स के अंदर यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहला मीडियम हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर डैम्पिंग फोर्स बहुत कम है, यानी जो रेजिस्टिव फोर्सेस हमारे इस ऑसिलेशन वाले सिस्टम के ऊपर अप्लाई होंगी वो बहुत कम है, ठीक है। आप सिस्टम ऑसिलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर रेजिस्टिव फोर्सेस कम है तो वो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहेगा ऐसे। और हम एक फोर्स जो हमने स्टार्ट की थी, जैसे ये देखें, यहाँ से हमने फोर्स को जो अप्लाई करना स्टार्ट किया था, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इतनी फ्रीक्वेंसी थी, एम्पलीट्यूड इनिशियली कम था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम फोर्स अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। अब सिस्टम जो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको FO से शो किया हुआ इस ग्राफ के अंदर, FN लिख लें, FO लिख लें, आपकी मर्जी, ठीक है, ये वो फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने वाली फोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करेंगी तो सिस्टम जो है वो हमारा रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज करेगा वो कंट्रोल करती है डैम्पिंग, ठीक है। अब अगर जैसे हमारे पास ये पहला केस है, पहले केस में डैम्पिंग जो है वो हमारे पास स्मॉल है, ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां स्मॉल डैम्पिंग का मतलब है कि इसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो रेजिस्टिव फोर्सेस है वो कम है। अब जब रेजोनेंस में आएगा ये, ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका बढ़ेगा इस तरह से, राइट, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन अब देखें, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस कम हैं तो सामने से अपोजिशन बॉडी के ऊपर कम है, बॉडी इस तरह से ऑसिलेट करके जा रही है, सामने से उसको रोकने वाली फोर्स कम है, इसलिए बॉडी ज्यादा दूर तक जा पाएगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा गेन कर पाएगी, ठीक है। तो यहां पर जब डैम्पिंग स्मॉल होगी, बॉडी जब रेजोनेंस पर आएगी, ठीक है, ऑसिलेटिंग बॉडी, तो ये ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड गेन कर पाएगी, ठीक है। अब यहां पर शार्पनेस का क्या मतलब है, हम कहते हैं भाई इस सूरत में जब हमारे पास डैम्पिंग स्मॉल होती है, रेजोनेंस शार्प होती है, तेज रेजोनेंस। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में चेंज लाते हैं तो इसमें जो है काफी ज्यादा इंक्रीज आता है। ये देखिए यहां पर मैं बताता हूं आपको, देखिए फर्ज कर लीजिए कि यहां पर अभी हम जो है वो बहुत करीब आ गए इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, इस फ्रीक्वेंसी पर है। अब यहां से लेकर आप खाली यहां तक, इस पॉइंट तक जाइए, या इधर चले, यहां तक हम चले जाते हैं, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी तक। देखें, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज लाया और उस इंक्रीज के बदले में इतना ज्यादा इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। थोड़ा सा चेंज फ्रीक्वेंसी में लाया और एम्पलीट्यूड में काफी ज्यादा इंक्रीज आ गया, इसको बोलते हैं शार्पनेस, ठीक है। यह है शार्पनेस रेजोनेंस की बात, समझें? तो यहां पर आप देखिए कि जब हमारे पास स्मॉल डैम्पिंग होगी तो रेजोनेंस शार्प होगी। ये देखो, थोड़ा सा यहां पर आने के बाद अब थोड़ा सा यहां से यहां तक इंक्रीज लाएंगे तो देखिए उसके बदले में कितना कितना इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ गया। देखिए यहां से अगर आप इस पॉइंट से यूं चलते हैं ऐसे, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर है, यहां पर ये पॉइंट मिलता है, और जब यहां से यहां तक जाएंगे तो इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड आएगा। मैं यहां पे बना देता हूं, यहां से लेकर इस पॉइंट तक सिर्फ इतना सा फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाओ, उसके बदले में देखो यहां से ये पॉइंट कहाँ मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है, और ये आपका जी इस पॉइंट पर, तो देखो यहां पर इंक्रीज कितना आएगा,
ये देखो इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड में इंक्रीज, तो पता चला रेजोनेंस शार्प है। समझ गए? अच्छा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मीन्स स्मॉल चेंज फ्रॉम द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी काज लार्ज चेंज इन एम्पलीट्यूड। कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर आपका स्मॉल चेंज है तो लार्ज एम्पलीट्यूड क्रिएट करेगा। ये देखिए स्मॉल चेंज आया इसके अंदर और लार्ज चेंज आया इन द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब आपने देखा इसी तरह से जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी जो इस फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मैच कर जाती हैं, उसके बाद फर्दर अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी चेंज होगी, तो सडनली इसी तरह से एम्पलीट्यूड फिर डिक्रीज भी करता है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इंक्रीज लाओ फ्रीक्वेंसी में, इसी तरह से फिर डिक्रीज भी करेगा हमारे पास। ठीक, तो ये होती है हमारे पास बेसिकली शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व, राइट। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करते हैं कि इसी सिस्टम को किसी ऐसे मीडियम में ऑसिलेट कराते हैं जहां पर डैम्पिंग फोर्स थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, जहां डैम्पिंग थोड़ी सी ज्यादा है। ओके, अब मान लीजिए कि हवा तेज चल रही है, या कुछ भी ऐसा कर लें, आपकी मर्जी, कुछ भी एज्यूम कर लें माइंड में, किसी तरह से कुछ ऐसा हो गया कि अब डैम्पिंग फोर्स जो है वो इस सिस्टम के ऊपर ज्यादा एक्ट कर रही है। ठीक है, अब दोबारा उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, ये रेड वाली लाइन को अब आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब थोड़ी सी डैम्पिंग बढ़ गई है। अब जब डैम्पिंग बढ़ गई है थोड़ी सी, तो अब हम दोबारा से इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक फोर्स है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को हम इनिशियली बढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसा ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से करीब आएगी ना, यानी वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सिस्टम नेचुरली ऑसिलेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी से ये करीब आएगी ना, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू कर देगा। ये देखें यहाँ से ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया। अब एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब हम इसकी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचेंगे एम्पलीट्यूड ज्यादा तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि पहले था। क्यों? पहले यह था कि डैम्पिंग फोर्स बहुत कम थी। ठीक है, तो यूं बॉडी मूव करके जा रही है ऑसिलेट करके, सामने से रोकने वाली फोर्स बहुत कम है। अब की बार क्या है, डैम्पिंग बढ़ चुकी है, अब रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा उसके ऊपर एक्ट हो रही है। अब बॉडी यहां से आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन सामने से रोकने वाली फोर्स अब स्ट्रांग हो गई है, जिसको आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो इसकी काफी सारी एनर्जी उसके अगेंस्ट वेस्ट हो जाती है। अब ये बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। इस सूरत में भी इस खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जितनी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, रेजोनेंस का फिनोमेना होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, लेकिन अब की बार उतना नहीं जितना पहले था। तो अब देखिए रेजोनेंस उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं की, इसमें एम्पलीट्यूड में उतना तेजी से इंक्रीज नहीं आया, तो हम कहते हैं भाई रेजोनेंस इतनी ज्यादा शार्प नहीं है जितनी ये थी। समझ गए? अच्छा, तो फिर तीसरा केस हमारे पास ये है कि हम बहुत ज़्यादा लार्ज डैम्पिंग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग डैम्पिंग कर देते हैं। ठीक है, अब की बार जो है वो हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम उसको, जो सिस्टम जिसको हम ऑसिलेट करा रहे हैं वो किसी ऐसे मीडियम में पड़ा, लाइक वाटर में कह लें, वाटर में अगर ऑसिलेट कराएंगे तो वो बहुत मुश्किल से 2-4 मरतबा ही वाइब्रेट कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगी। वाटर के मालिक्यूल को डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी को आगे मूव करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, तो इस तरह उसका काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी है वो वहीं वेस्ट हो जाएगी, तो फिर वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगी। अब इसी तरह से इस बॉडी को किसी ऐसे मीडियम में हमने रखा हुआ है जहाँ पे डैम्पिंग बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही हैं, तो उसी पॉइंट से हम बॉडी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहेंगे हम, आहिस्ता 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 क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, और जब हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाएंगी, या ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाएगा, तो फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर आके इसकी मैक्सिमम हमारे पास एम्पलीट्यूड मिला। लेकिन ज़रा कंपेयर कर लो पहले की बारी और अब की बारी, देख लो पहले क्या था। पहले केस में सबसे कम हमारे पास डैम्पिंग थी, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया था। डैम्पिंग मॉडरेट की थी, एम्पलीट्यूड कम हो गया था। अब डैम्पिंग लार्ज की तो एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया, ऑसिलेट करेगी बॉडी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर आएगी, और उसी फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसी के ऊपर ही आएगी, लेकिन अब की बार एम्पलीट्यूड और कम हो गया। अब आपको देखो यहाँ पर जो इसका कर्व है ना, वो आपको फ्लैट नजर आ रहा है, इस तरह से शार्प नहीं है। ठीक है, अब अगर आप फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज लाते हैं तो एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं फ्लैटनेस। ठीक है, अच्छा, तो बच्चों इस तरह से आपने इन तीनों को समझ लिया कि बेसिकली शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस क्या है। अगर हमारे पास डैम्पिंग स्मॉल होती है तो एम्पलीट्यूड जो है वो अच्छा खासा लार्ज करता है, स्पेशली जब हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी
नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत करीब हो जाती है, बहुत कम डिफरेंस रह जाता है, तो एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। आप ज़रा सा इंक्रीज़ करोगे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी में और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा उसके एम्पलीट्यूड के अंदर। इसी तरह से जब हम किसी लार्ज डैम्पिंग वाले सिस्टम में ऑसिलेट करा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सिस्टम जो है वो अपनी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर आने के बाद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा, लेकिन वो इसके मुकाबले में बहुत कम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव मीडियम है, बॉडी को ऑसिलेट करने में मुश्किल हो रही है, उसकी एनर्जी उस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वो समझे कि हमारी ज़ाया हो रही है एनर्जी। इस तरह से वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो इतना ही गेन कर पाएगा जो कि बाकी मुकाबले में बहुत कम है। अब ज़रा देखो इसका कर्व इस तरह से सीधा ऊपर जा रहा है, शॉर्प कर्व है इसका, और इसका देखें ये फ्लैट है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं फ्लैटनेस ऑफ द रेजोनेंस। अच्छा, अब हम इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास ये 3 पेंडुलम है, A, B, 2, तीसरा हमारे पास ये ब्लैक पेंडुलम है, ठीक है। ये एक ऐसा पेंडुलम है जिसके साथ हमने कोई एक लाइट वेट का ऑब्जेक्ट अटैच किया हुआ, लाइक मान लीजिए कि वो जो प्लास्टिक की बाल होती है ना, जो अंदर से सारी हॉलो होती है, ठीक है, खाली होती है, उसको अटैच किया हुआ है। दूसरा हमारे पास ये कोई भी मैसिव बॉडी ले लें, चाहे आप आयरन बॉल ले लें, चाहे आप हार्ड बॉल जो क्रिकेट में यूज़ होती है वो ले लें, ठीक है, और ये कोई भी एक बॉल ले लें, आपकी मर्जी है, आयरन बॉल ले लें, कोई भी और ले लें, ठीक है। अच्छा, A और B हमारे 2 हैं जिनको हमने मेनली ऑब्जर्व करना है। अच्छा, अब देखो बेटा, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो बॉडी लाइट वेट होती है, जिसका वेट बहुत कम होता है, यानी हल्की एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जब एयर फ्रिक्शन एक्ट करती है तो उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक की बॉल अगर आपने कभी खेला हो, आप उसको यूँ थ्रो करें, अगर हवा तेज़ है तो हो सकता है कि वो आगे बढ़ने की बजाय वापस आपकी तरफ ही आ जाए, या बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो लाइट है, उसके ऊपर जब एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शो होता है। इसी के मुकाबले में अगर आपने हार्ड बॉल ले ली, अब उसको आप ऐसे थ्रो करते हैं, चाहे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो, कभी वापस नहीं आएगी, है ना, वो आगे को बढ़ जाएगी, आगे मूव करती रहेगी, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स तो उसके ऊपर भी एक्ट कर रही है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाएगी और आगे जाएगी, लेकिन लाइट बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी अगर हवा तेज़ हुई तो मतलब ये हुआ कि अगर हल्की बॉडी है तो उसके ऊपर जो एक डैम्पिंग इफेक्ट है वो किसी किस्म का, वो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डैम्पिंग इफेक्ट होता है, और जो एक लाइट बॉडी है उसके ऊपर डैम्पिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों बॉडी हैं, इनके सेम लेंथ के पेंडुलम बनाए हुए हैं हमने, और ये एक और पेंडुलम है, हम क्या करेंगे, तीनों की लेंथ सेम है। अच्छा, हमने तीनों की लेंथ क्यों सेम रखी कि अगर हम इसको डिस्टर्ब करें, ठीक है, तो इसकी डिस्टर्बेंस स्ट्रिंग के थ्रू इनको मिले, तीनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, तो ये भी ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो हमने यहाँ से ला के इसको ऐसे डिस्टर्ब किया, अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, और साथ ही क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी दोनों पेंडुलम भी, ये डिस्टर्बेंस स्ट्रिंग के थ्रू इनको मिलेगी, इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनके साथ मिलती हैं, ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि जब रेजोनेंस होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ये इस तरह से ऑसिलेट करेंगी। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बॉल हैवी है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगी, और जो लाइट बॉल है वो थोड़े कम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जहाँ पर डैम्पिंग जो होती है वो स्मॉल होती है, अब हैवी बॉल है, इसके ऊपर डैम्पिंग इफेक्ट कम अप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा सिस्टम का। और ये वाला जो बॉल ए है, जो कि लाइट है, जो प्लास्टिक की बनी हुई बिल्कुल हल्की सी है, उसके ऊपर डैम्पिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जब डैम्पिंग स्मॉल होती है तो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम होता है, और जब डैम्पिंग लार्ज होती है तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।